हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RPN नंबर 1 स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों हम राजस्थान की नदियाँ पढ़ रहे थे और कल की जो क्लास थी उसमें हमने बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियाँ बहती हैं उनके बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने बाणगंगा जो नदी है वो पढ़ ली थी। तो दोस्तों उसी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे बनास नदी के बारे में। तो दोस्तों सारी नदियाँ हैं जो पहाड़ से निकलती है, तो बनास नदी जिस पहाड़ से निकलती है उस पहाड़ का जो नाम है वो है खमनोर की पहाड़ियाँ। जो खमनोर की पहाड़ियाँ वहाँ से हमारी बनास नदी है जो निकलती है। दोस्तों बात करें कि खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वो कौन से जिले में है, तो जो हमारा राजसमंद जिला है उसी के अंदर जो है खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से बनास नदी निकलती है। और निकलती हुई ये यहाँ से जाती हुई आपको पता है ये जो गिर जाती है वो लास्ट में चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी है बनास नदी, और बनास नदी जो लास्ट में है वो चंबल नदी के अंदर गिर जाती है। दोस्तों बनास नदी के ऊपर 3 बांध है जो बने हुए हैं, या फिर हम बोले तो 3 परियोजना जो है वो हमारी है। पहली जो हमारी परियोजना है वो है नंद जो समंद परियोजना है वो। दूसरी जो है वो बिसलपुर परियोजना काफ़ी फेमस है और पूछा जा चुका है बिसलपुर बांध के बारे में कई बार। तो बिसलपुर परियोजना जो है वो बनास नदी के अंदर है। और तीसरी जो है वो है हमारी इसरदा परियोजना। इसरदा परियोजना भी जो है वो बनास नदी के ऊपर है, वो स्थित है। अब दोस्तों आगे चलें तो बनास नदी का उद्गम है वो हमने देख लिया है कि जो खमनोर की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। अब दोस्तों बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो बनास नदी की जो कुल लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। दोस्तों इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके आगे लिखा हुआ है कि ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। तो दोस्तों अगर बात करें कि इसकी कुल लंबाई की या फिर राजस्थान में ये इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो दोनों 480 है क्योंकि ये पूर्णतः राजस्थान के अंदर ही बहती है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगला पॉइंट अगर देखें तो वो है कि बनास बेसिन। दोस्तों बनास नदी का जो आसपास का क्षेत्र है वो बनास बेसिन कहलाता है। तो बनास बेसिन पर लाल पीली मिट्टी, लाल पीली जो मृदा है वो पाई जाती है। लाल पीली मृदा को हम भूरी मृदा भी कहते हैं। तो लाल पीली मृदा या फिर भूरी मृदा है वो बनास बेसिन के अंदर ही पाई जाती है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलें तो बनास नदी के ऊपर 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। त्रिवेणी संगम का मतलब है कि 3 नदियां हैं जो एक पॉइंट पे आके मिलती है। तो बनास नदी पे 3 त्रिवेणी संगम है। दोस्तों पहला अगर बात करें तो वो है बनास, बेड़च और मेराल। दोनों दोस्तों तीनों ही संगम में बनास नदी तो होगी क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले जो त्रिवेणी संगम है वो है बनास, बेड़च और मेनाल नदी का। दूसरा जो है वो है बनास, खारी और डाई नदी का। और जो तीसरा संगम है वो है हमारी बनास, सीप और चंबल नदी का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इसे थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे। तो दोस्तों ये वाली आप देख रहे हैं कि ये तो अपनी हो गई कौन सी, कोठारी नदी। दोस्तों यहाँ पर नीचे से जो 2 नदियाँ आती है, एक तो ये आ गई और इस नदी का जो नाम हो गया वो हमारे हो गया बेड़च नदी। ये है बेड़च नदी। और दोस्तों इधर से यहाँ पर ये एक और नदी आती है और फिर ये दोनों बनास नदी के अंदर मिल जाती है। और यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये बेड़च है तो ये है नदी अपनी मेनाल नदी। तो दोस्तों पहला जो हमारा त्रिवेणी संगम हो गया वो हो गया बनास, बेड़च नदी और मेनाल। ये तीनों है यहाँ पे, ये है जो इनका त्रिवेणी संगम हो गया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करें कि स्थान की ये पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो ये है बिंगोद। बिंगोद नामक स्थान पर है ये त्रिवेणी संगम है। और बिंगोद कहाँ पे, ये है भीलवाड़ा के अंदर। तो दोस्तों बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर ये जो तीनों नदियां हैं वो यहाँ पर मिलती है। अब दोस्तों ये आपको पता है ये कोठारी नदी है। कोठारी नदी त्रिवेणी संगम वैसे बनाती नहीं है, लेकिन कोठारी नदी के बारे में हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि कोठारी नदी के पास जो है वो अपनी एक सभ्यता स्थित है। यहाँ पर एक सभ्यता है जिसको मिली थी, तो इस सभ्यता का नाम है जो है बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता कहाँ मिली, वो हमारे मिली कोठारी नदी के तट पर। और कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये हमारी बनास जो नदी है उसी की सहायक नदी है। कौन सी, कोठारी नदी। कोठारी नदी पर दोस्तों एक बांध है वो भी बना हुआ है और इस बांध का नाम है वो है मेजा बांध। कौन सा बांध, वो है मेजा बांध। वो कोठारी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता है, वो है बाघोर सभ्यता। जो बाघोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे ही स्थित थी।
अब दोस्तों हमने कोठारी नदी की बात कर ली, तो हम अगला जो हमारा त्रिवेणी संगम है वो देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से एक नदी आती है और इधर से ये एक और नदी आती है और ये यहाँ पे आके एक और त्रिवेणी संगम बनाती है। दोस्तों इस स्थान का जो नाम है, कहाँ पे आके ये तीनों मिलती है, तो वो है देवली। देवली नामक स्थान पर नदियाँ मिलती है और ये जो हमारी नदी है वो कौन सी है, ये है खारी नदी। कौन सी नदी, ये है हमारी खारी नदी। और ये वाली जो नदी है वो है हमारे डाई नदी। तो डाई नदी, खारी नदी और हमारी जो है बनास नदी, ये भी त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर, देवली के अंदर। तो दोस्तों पहला हमारा जो त्रिवेणी संगम हो गया वो हमने देख लिया, दूसरा है वो भी हमने देख लिया। अब जो हमारा लास्ट त्रिवेणी संगम है वो हम देख लेते हैं। अब दोस्तों ये बनास नदी है, ये यहाँ पे जो हमने पहले ही बता दिया कि ये यहाँ पे चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तो दोस्तों यहीं पर ये यहाँ पे त्रिवेणी संगम हो गया। बनास नदी यहीं पे लास्ट जो पॉइंट है वो है और यहीं से चंबल नदी के अंदर गिर जाती है। और दोस्तों इसी पॉइंट पर एक और नदी आती है, वो हमारी कौन सी नदी है, वो है सीप नदी। तो दोस्तों ये जो स्थान हो गया, इस स्थान का नाम है रामेश्वर। रामेश्वर के अंदर जो है सवाई माधोपुर के अंदर ये स्थान है। तो सवाई माधोपुर जो बनास नदी का जो आखिरी पॉइंट वहाँ पे सवाई माधोपुर के अंदर जो रामेश्वर नामक स्थान है, वहाँ पर सीप नदी, चंबल नदी और अपनी बनास नदी, तीनों जो है वो एक त्रिवेणी संगम बनाती है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने जो तीनों त्रिवेणी संगम थे वो हमने जो ड्रॉ है वो करके देख लिए। ड्राइंग से क्या है, हमें चीज़ें जो है आसानी से समझ आती है और याद होती है। तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों ये जो इसकी सहायक नदियाँ, उसके बारे में हम कुछ जो बातें हैं इंपॉर्टेंट वो बातें हम देख लेते हैं। जो सबसे पहले हम अगर बनास नदी की सहायक नदी की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेड़च नदी का। बेड़च नदी, बेड़च नदी के बारे में बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये जो निकलती है वो निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियाँ से। गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ से ये निकलती है। और ये स्थान कहाँ पे, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, वो है हमारे उदयपुर के अंदर। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियाँ और वहाँ से जो बेड़च नदी है वो निकलती है। अब दोस्तों हम बात करें इसमें अपन अगले पॉइंट की, तो राजस्थान का एक सबसे जो प्रसिद्ध दुर्ग है, कौन सा, चित्तौड़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग। अगर हम चित्तौड़ दुर्ग की बात करें तो बेड़च नदी और बेड़च की एक सहायक नदी है गंभीरी नदी, उनके जो किनारे पे है वो हमारे क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बेड़च नदी और इसकी सहायक नदी गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों अगर अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में आहड़ सभ्यता है, उसकी खोज की गई थी। आहड़ सभ्यता की खोज बेड़च नदी के किनारे हुई थी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें इसके प्रवाह क्षेत्र की कि ये नदी है वो कहाँ कहाँ से होके निकलती है, तो राजस्थान में ये नदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये जो 3 जिले हैं वहाँ से ये जो नदी है वो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है। ओके दोस्तों, तो हमने बेड़च नदी की बात कर ली, तो अगली जो नदी है हम उसकी बात कर लेते हैं। अगली हम नदी ले लेते हैं मेनाल नदी। मेनाल नदी दोस्तों बात करें इसके उद्गम स्थल की कि ये इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो उद्गम जो है वो बेगू से होता है। बेगू, चित्तौड़गढ़ के अंदर। दोस्तों बेगू काफ़ी जो अपना है वो राजस्थान की हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैलेस है। यहाँ पे जो बेगू किसान आंदोलन हुआ था, तो ये सारी बातें जो किसान आंदोलन की है बेगू से रिलेटेड है, तो ये इसके बारे में हम जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। नदियों में तो हमें बस यही याद रखना है कि जो मेनाल नदी है वो बेगू, चित्तौड़गढ़ से निकलती है।
अब दोस्तों ये जो मेना नदी है वो भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात है उसका निर्माण करती है। भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों बात करें इसके प्रवाह क्षेत्र की, तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वहीं पे इसका प्रवाह क्षेत्र है। ओके दोस्तों, मेनाल नदी में हमें जो इतनी ही बातें हैं वो याद रखनी है। अब दोस्तों हम अगली जो नदी की बात करें वो हम बात कर लेते हैं कोठारी नदी की। कौन सी नदी? कोठारी नदी। तो दोस्तों सबसे पहले हम उद्गम देखते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। तो उद्गम जो है इसकी है वो है दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से? दिवेर की पहाड़ियाँ। और जो दिवेर की पहाड़ियाँ है वो कहाँ है? तो वो हमारे है राजसमंद जिले के अंदर। ठीक है दोस्तों, राजसमंद जिला दिवेर की पहाड़ियों से जो है हमारी कोठारी नदी है वो निकलती है। अब दोस्तों हम बात करें इसके प्रवाह क्षेत्र की, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये जो दो कोठारी नदी के बारे में बात करें तो राजसमंद और जो भीलवाड़ा है इन दो जिलों से ये कोठारी नदी है वो निकलती है। अब दोस्तों बात करें कि ये कहाँ पे जाके जो इसका विलीन हो जाती है फिर मिलती है, तो बनास नदी के अंदर ये जो मिल जाती है। हमने देखो ऊपर जो ड्राइंग है उसमें देखी थी कि जो हमारी कोठारी नदी है वो यहाँ पे आके बनास नदी में मिल जाती है। तो समाप्ति स्थल इसका हो गया वो हमारी बनास नदी के अंदर ही हो गया। और दोस्तों ऊपर हमने पहले बात कर ली थी कि जो भागोड़ सभ्यता है वो कोठारी नदी के तट पर ही स्थित थी। भागोड़ सभ्यता की खोज कोठारी नदी के किनारे ही हुई थी। तो भागोड़ सभ्यता है वो कहाँ पर मिली? तो वो हमें कोठारी नदी के जो तट है वहीं पर मिली थी। तो दोस्तों जो अगली जो नदी है सहायक नदी में हम बात करें तो अगली जो नदी हो गई वो हो गई हमारी खारी नदी। तो दोस्तों बनास नदी के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो सहायक नदियाँ हैं उसमें ये हम आखिरी नदी पढ़ेंगे खारी नदी। बनास नदी में ये लास्ट है जो इसकी सहायक नदी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो खारी नदी की बात करें उद्गम की तो विजराल ग्राम की जो पहाड़ियाँ हैं विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, और ये पहाड़ियाँ कहाँ है? ये राजसमंद के अंदर ही है। यहाँ से ये नदी निकलती है। बात करें कि इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो वो है राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, ये 4 जिले हैं, वहाँ से ये नदी जो है निकलती है। अब दोस्तों बात करें इसके समाप्ति स्थल की कि ये समाप्त कहाँ होती है, तो ये बनास नदी में ही विलीन हो जाती है। बनास नदी को स्थान कहाँ पे? वो है देवली। और देवली कहाँ पर है? देवली है टोंक के अंदर। तो दोस्तों देवली टोंक के अंदर ये जो नदी है वो बनास नदी के अंदर आके मिल जाती है। तो दोस्तों जो हमारी बनास नदी थी उसके अंदर हम सारा हमने पढ़ लिया है कि बनास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। हमने ये 3 त्रिवेणी संगम है जो बनाती है वो अभी हमने देख लिए। और फिर जो हमारी इसकी जो 4 इम्पोर्टेंट नदियाँ थी, पहली जो थी वो थी बेड़स नदी, फिर हमने पढ़ा मेना नदी के बारे में, फिर कोठारी, और फिर लास्ट में जो हमने पढ़ा वो खारी नदी के बारे में पढ़ा। जो खारी नदी है वो लास्ट में आके कहाँ मिल जाती है? वो देवली के अंदर बनास नदी के अंदर आके मिल जाती है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं कि हमें काफ़ी राजस्थान की नदियों की अगर दृष्टि से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। कौन सी नदी? अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे चंबल नदी के बारे में। दोस्तों काफ़ी बड़ी और काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है चंबल नदी, तो इसके बारे में अब हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें चंबल नदी के उपनाम के बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसे चर्मवती नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? चर्मवती नदी भी किसको कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। और दूसरा जो हम अगर इम्पोर्टेंट जो इसका नाम है उसकी बात करें तो वो है राजस्थान की कामधेनु। दोस्तों क्वेश्चन
पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी को कहा जाता है, तो जो चंबल नदी है उससे कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। दोस्तों बात करें इसके उद्गम स्थल की, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो चना पाव की पहाड़ियाँ जो है, चना पाव की पहाड़ियाँ, चना पाव की पहाड़ियाँ। अब दोस्तों चना पाव की जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो स्थान है वो राजस्थान के अंदर नहीं है, वो है मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों मध्य प्रदेश से जो स्थान है चना पाव की पहाड़ियाँ, वहाँ से ये जो है वो नदी निकलती है। बात करें कि राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है, राजस्थान में प्रवेश, तो दोस्तों 84 नामक जो गढ़ है राजस्थान में, हम प्रवेश की बात करें तो 84 गढ़, और ये गढ़ कहाँ है, यह है चित्तौड़गढ़ के अंदर। जो 84 जो गढ़ है वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। अब बात करें इसके प्रवाह क्षेत्र की कि ये कहाँ कहाँ से होके बहती है, तो प्रवाह क्षेत्र में जो आ जाएगा वो सबसे पहले तो चित्तौड़ से ही यह है जो एंट्री करती है, तो सबसे पहले हो गया चित्तौड़गढ़, बाद में है जो है बूंदी, फिर कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो दोस्तों ये 6 जिले हैं जहाँ से जो चंबल नदी है वो होके निकलती है। अब बात करें इसकी समाप्ति की कि ये समाप्त कहाँ पे होती है, तो दोस्तों ये यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती है, यमुना नदी। और कौन से नामक स्थान पे मिलती है, तो वो मिलती है मुरादगंज के अंदर, मुरादगंज के अंदर, यूपी के अंदर है जो ये नदी, चंबल नदी जो है वो यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। अब दोस्तों बात करें इसकी कुल लंबाई की कि चंबल नदी की कुल लंबाई है वो कितनी है, तो चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो है 966 किलोमीटर। बात करें राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में कुल लंबाई, तो राजस्थान में कुल लंबाई हो जाएगी 135 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों एक बार वापस आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ। इसका जो उपनाम है वो है चरमवती नदी या फिर अपनी राजस्थान की कामधेनु। दोस्तों इन दो ये जो नाम है इनसे इसे जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु और चरमवती नदी है वो किसको कहा जाता है, चंबल नदी को ही कहा जाता है। इसका उद्गम स्थान वो राजस्थान के अंदर नहीं है, वो मध्य प्रदेश के अंदर है। और कहाँ से, तो वो है चना पाव की पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ से ये नदी निकलती है। बात करें कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो राजस्थान में प्रवेश करती है 84 गढ़ से, और वो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ जो है वहाँ पर ये 84 गढ़ है, वहीं से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अब राजस्थान में प्रवेश करती है तो कहाँ कहाँ से होके बहती है, तो उसके बारे में मैंने बात की, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और जो धौलपुर। दोस्तों ये 6 जिले हैं जहाँ पे जो चंबल नदी है वो बहती है। फिर हमने बात की कि ये नदी समाप्त कहाँ पे होती है, तो यूपी के अंदर जो मुरादगंज है वहाँ पर ये यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती है। फिर हमने बात की इसकी लंबाई की, तो 966 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और बात करें राजस्थान में इसकी लंबाई की, राजस्थान में ये कितनी बहती है, तो 135 किलोमीटर है वो ये राजस्थान के अंदर बहती है। अब दोस्तों बात करें इस नदी की विशेषताओं की कि इस नदी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो हम बात कर लेते हैं विशेषता की। तो दोस्तों ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बात करें तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ओके दोस्तों, ये इसकी पहली विशेषता में ये है, जो इसकी पहली विशेषता है कि ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अब बात करें इसकी दूसरी विशेषता की, तो राजस्थान में जल की उपयोगिता, जल की उपलब्धता की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों बात करें कि राजस्थान में जल की उपयोगिता, जल की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की ये सबसे लंबी नदी है और जल की उपलब्धता और जल की
उपयोगिता मतलब कि इसका जो पानी है वो राजस्थान के सर्वाधिक यूज़ होता है। आपको देख सकते हैं, आपने मैंने पहले बताया कि जो 6 ज़िले हैं उनमें से निकलती है, तो इसका पानी जो है वो हमारे लोगों के काफ़ी काम आता है। तो उपयोगिता के आधार पर ये रास्ता की दृष्टि से ये सबसे लंबी नदी है। दोस्तों जो चंबल नदी है वो सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। चंबल नदी सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अवनलिका अपर्दन क्या है। तो दोस्तों तेज बहाव के साथ जब नदियों की जो आसपास की जो मिट्टी होती है उसका अपर्दन है ना, अवनलिका अपर्दन कहलाता है। कि मतलब जैसे बहुत तेज वर्षा हुई तो वर्षा से जो पानी का बहाव है वो तेज़ हो गया, तो जो मिट्टी है वो अपने साथ जो नदियां हैं वो बहा के ले जाती है। तो वो जो मिट्टी का अपर्दन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अवनलिका अपर्दन। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो चंबल नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले, वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम बात करें तो हम जो चंबल नदी की सहायक नदियों में हम जो देखने वाले हैं वो पहली तो हो जाएगी हमारी पार्वती नदी। दूसरी जो हमारी होगी वो होगी काली सिंध नदी। तीसरी जो हमारे होगी वो होगी आहू नदी। चौथी जो होगी वो होगी परवन नदी। पांचवी जो होगी वो होगी बामनी नदी। और लास्ट में जो हम इसकी सहायक नदी पढ़ेंगे वो होगी कुराल नदी। तो दोस्तों ये 6 नदियां हैं जो हम, और चंबल की 6 सहायक नदियां हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी दोस्तों बात करें इसके उद्गम स्थल की तो वो है सीहोर क्षेत्र। सीहोर क्षेत्र, और ये कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर जो सीहोर क्षेत्र है वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। बात करें कि राजस्थान में प्रवेश की हम बात करें, करियाहट जो क्षेत्र है, करियाहट जो नामक स्थान है, करियाहट, और ये कहाँ पर है, ये है बारां के अंदर। तो बारां में करियाहट नामक स्थान पर जो है ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। बात करें प्रवाह क्षेत्र की तो वो बारां, कोटा, सवाई माधोपुर 3 जिले हैं, उनसे ये नदी निकलती है। बारां, कोटा और सवाई माधोपुर, इन 3 जिलों में है वो ये नदी बहती है। बात करें इसकी समाप्ति की तो समाप्ति आपको पता है कि जो चंबल नदी की सहायक नदी है तो फिर चंबल नदी के अंदर ये मिल जाती है। अब दोस्तों बात करें इसकी एक विशेषता भी है, हम इसकी जो एक विशेषता है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा है वो बनाती है। दोस्तों जो पार्वती नदी है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है उसके बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा है वो ये नदी है वो बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो पार्वती नदी के बारे में हमने बात कर लिया। अब जो हम आगे नदी देख लेते हैं वो है हमारी दूसरी नदी, वो है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी दोस्तों बात करें इसके उद्गम की तो बागली ग्राम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये नदी निकलती है। और जो बागली ग्राम की पहाड़ियाँ हैं वो एमपी अपने मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ से ये निकलती है तो वो निकलती है बागली ग्राम पहाड़ियाँ, और वो कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश के अंदर। बात करें कि राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है तो राजस्थान में ये प्रवेश है वो झालावाड़ में बिंदा नामक एक स्थान है, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो बिंदा झालावाड़ के अंदर ये है, वहाँ से ये जो नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है।
अब बात कर लेते हैं प्रवाह क्षेत्र की। किसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? तो वो है झालावाड़ और कोटा। ये दो जिले हैं जहाँ पर ये नदी बहती है। समाप्ति स्थल है वो चंबल नदी है। चंबल नदी में जाके लास्ट में विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो अगली नदी सहायक नदी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो है आहू नदी। कौन सी नदी? आहू नदी। दोस्तों बात करें इसके उद्गम स्थल की, ये कहाँ से उद्गम जो निकलती है वो है, तो वो निकलती है सुसनेर मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश सुसनेर से ये निकलती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो बात करें इसके प्रवेश की, तो ये करती है नंदपुर। ये भी जो स्थान है वो कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है। तो दोस्तों झालावाड़ नंदपुर नामक स्थान से जो आहू नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। दोस्तों इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो झालावाड़ ही है। ये एकमात्र जिला जो झालावाड़ है वहीं पे ये नदी बहती है और फिर बाद में चंबल नदी के अंदर गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो हमारी चौथी नदी है। दोस्तों हमें जो सहायक नदी है उनमें बस हमें इतना ही देखना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन कौन से क्षेत्र से होके निकलती है, बस हमें इतना ही देखना है। और कोई भी नदी के से रिलेटेड अगर कोई भी इसकी स्पेशल कुछ चीज़ होगी, कुछ पॉइंट होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों आहू नदी के बारे में हमने बात कर ली। अब हम जो अगली नदी के बारे में बात करेंगे वो है हमारी परवन नदी। परवन नदी, इसका भी जो उद्गम है वो कहाँ से? इसका जो उद्गम है वो है मालवा का पठार। और दोस्तों आपको पता ही है कि मालवा का पठार है वो एमपी के अंदर ही है। तो एमपी मालवा के पठार से ये जो नदी है वो निकलती है और मालवा के पठार से निकलती है और राजस्थान में खेड़ी नामक जो झालावाड़ में स्थान है वहाँ से ये जो नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। तो प्रवेश कहाँ से करती है? प्रवेश करती है खेड़ी, और ये कहाँ पर है? ये है हमारे झालावाड़ के अंदर ही ये स्थान है वो है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके प्रवाह क्षेत्र की। जो परवन नदी है वो इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से है? तो इससे 3 जिलों से ये नदी है वो बहती है। एक तो झालावाड़, दूसरा बारा और तीसरा कोटा। प्रवाह क्षेत्र की हम बात करें तो वो है झालावाड़, बारा और कोटा। दोस्तों इन 3 जिलों से ये नदी निकलती है और समाप्ति कहाँ होती है? तो समाप्ति इस नदी की जो होती है वो काली सिंध नदी है, वहाँ पर ये लास्ट में मिलती है। दोस्तों समाप्ति है, समाप्ति की बात करें तो वो काली सिंध नदी रायपुर के अंदर, और रायपुर कहाँ है? ये है कोटा के अंदर। तो वहाँ पर ये जो परवन नदी है वो रायपुर नामक स्थान पर काली सिंध नदी में जाके मिल जाती है। और आपको पता है कि जो काली सिंध नदी है वो भी अंत में जाके कहाँ मिलती है? वो चंबल नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों एक तरीके से ये जो परवन नदी है वो चंबल की भी सहायक नदी हो गई और जो हमारी काली सिंध नदी है उसकी भी ये सहायक नदी हो गई। अब दोस्तों परवन नदी से हमें एक और इसकी जो खूबी है, विशेषता है, वो हमें याद रखनी है। दोस्तों परवन नदी के किनारे बारा के अंदर एक अभ्यारण्य है और उस अभ्यारण्य का नाम है शेरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, और इसी नदी के किनारे है जो शेरगढ़ दुर्ग भी स्थित है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है। कौन सा? कि शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग व शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब जो हम बात कर लेते हैं, ये हो गई हमारी चौथी नदी। अब हम बात कर लेते हैं पांचवी जो हमारी सहायक नदी है, और वो हम ले लेते हैं बामनी नदी को। दोस्तों बात करें सबसे पहले इसके उद्गम की, कि इसका उद्गम है वो कहाँ है? तो हरिपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? हरिपुरा, हरिपुरा पहाड़ियों से इसका उद्गम है वो होता है। दोस्तों हरिपुरा की पहाड़ियाँ ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर ये जो पहाड़ी है वो स्थित है। दोस्तों इसका प्रवाह क्षेत्र है वो चित्तौड़ के अंदर ही है। जो चित्तौड़गढ़ हमारा जिला है उसी के अंदर ही है जो नदी बहती है। दोस्तों बात करें इसके समाप्ति स्थल की, कि ये कहाँ पर समाप्त होती है,
तो ये चंबल नदी में ही मिलती है, चंबल नदी। और जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का नाम है भेसरोडगढ़। और ये भी कहाँ है? ये है चित्तौड़ के अंदर ही ये है। ठीक है दोस्तों इस नदी की विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान की ओर से चंबल नदी में मिलने वाली ये पहली नदी है। और दूसरा जो इससे मतलब इम्पोर्टेंट या फिर ठीक ठाक बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? तो चंबल नदी और बामनी नदी के संगम पर ही भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो स्थित है। ये बात हमें याद रखनी है दोस्तों। जो पहले वाली बात थी कि राजस्थान की ओर से जो चंबल नदी में सबसे पहले नदी मिलती है वो बामनी नदी है, ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो मैं अगला पॉइंट लिख देता हूँ कि चंबल व बामनी नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब दोस्तों इसकी जो आखिरी जो हम नदी सहायक नदी पढ़ने वाले हैं, 6 नंबर की जो नदी है वो हम पढ़ने वाले हैं। और जो इसकी हमारी लास्ट जो सहायक नदी है वो है कुराल नदी। बात करें इसके उद्गम की कि कहाँ से ये निकलती है, तो उद्गम की बात करें तो ऊपरमाल का पठार। दोस्तों राजस्थान के ये पठार है, ऊपरमाल का पठार। राजस्थान की हिस्ट्री में भी इस स्थान का नाम आएगा। तो ऊपरमाल के पठार, और ये कहाँ पर है? ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो दोस्तों चित्तौड़ के अंदर जो ऊपरमाल पठार है वहाँ से ये नदी है वो निकलती है। बात करें इसके प्रवाह क्षेत्र की, तो जो प्रवाह क्षेत्र है वो पहला तो हो गया चित्तौड़, दूसरा जो हो गया बूंदी, और जो तीसरा है वो है कोटा। इन 3 जिलों से ये नदी है वो बहती है। बात करें इसके समाप्ति स्थल की, तो दोस्तों समाप्ति है वो चंबल नदी के अंदर ही होती है, चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो 6 इसकी चंबल नदी की सहायक नदियाँ थी उसके बारे में हमने देखा। दोस्तों फटाक से चंबल नदी का जो काफ़ी लंबी नदी है, तो एक बार इसका हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों बात कर रहे थे हम चंबल नदी की, इसके 2 उपनाम हैं। एक तो चर्मवती नदी भी इसे बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु। दोस्तों राजस्थान की कामधेनु ये जो है वो काफ़ी बार एग्जाम आ चुका है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना। दोस्तों ये है जो कहाँ से निकलती है, तो चनापाव की जो पहाड़ियाँ, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर जो चनापाव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये नदी है वो निकलती है। फिर हमने देखा कि राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है, तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है 84 गढ़ है जो कहाँ पर है? जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर हमने बात करा प्रवाह क्षेत्र की। दोस्तों इसका प्रवाह क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, क्योंकि इसका जो पानी है वो काफ़ी यूज़ में आता है। दोस्तों प्रवाह क्षेत्र में चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये 6 जिले हैं जिनसे होकर चंबल नदी है वो निकलती है। दोस्तों बात की हमने इसकी समाप्ति की, तो यमुना नदी जो यूपी के अंदर एक स्थान है मुरादगंज यमुना नदी के अंदर यूपी में ये नदी है वो जाके मिल जाती है। फिर हमने बात की इसकी कुल लंबाई की, तो 966 किलोमीटर है वो इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 135 किलोमीटर। फिर दोस्तों हमने बात की इसकी कुछ विशेषता की, तो राजस्थान की ये सबसे लंबी नदी है और इसका जो जल है वो उपयोगिता के आधार पर अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो जल उपयोग है वो किसका आता है, तो राजस्थान में चंबल नदी का जो जल है वो सर्वाधिक उपयोग में आता है, इसीलिए हम इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं और ये इसकी विशेषता भी है। और फिर हमने बात की कि जो अवनलिका अपर्दन है, यानी कि तेज बहाव के साथ जो मिट्टियों का अपर्दन होता है वो चंबल नदी में सर्वाधिक होता है। फिर हमने बात की इसकी ये जो 6 नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवर नदी, बानू नदी और कुरान नदी। दोस्तों आपको कुछ याद हो या ना हो, लेकिन आपको ये कम से कम नदियाँ पता होनी चाहिए कि चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमने जो थोड़ी थोड़ी डिटेल है वो इन 6 नदियों के बारे में हमने जो है वो देखी। तो दोस्तों नदियाँ जो है वो हमारे यहाँ ही पर जो है कंप्लीट होती है। दोस्तों एक दो जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, ताकि अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको पता हो। दोस्तों हम बात करें कि जल की उपयोगिता के आधार पर जो राजस्थान की नदियाँ, उसका हम सही क्रम देख रहे हैं। जल की उपयोगिता के आधार पर
तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जिनका जल का जो उपयोग है वो सर्वाधिक होता है। तो बताया कि जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो चंबल नदी का होता है। उसके बाद में जो सर्वाधिक जल उपयोग में आता है वो आता है बनास नदी का। बनास नदी के बाद में माही नदी, माही के बाद में साबरमती नदी, और जो 5वें नंबर पर है वो है लूनी नदी। तो दोस्तों ये एक जो क्रम है वो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो उपयोगिता किस नदी का जल है वो उपयोग में आता है, तो वो आता है चंबल नदी का। और ये जो 5 का जो आपको क्रम है वो बिल्कुल आपको याद रखना है। और दूसरा अगर हम बात करें तो अपवाह क्षेत्र या फिर जल ग्रहण की दृष्टि से, यानी कि जो जिनका अपवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर हम क्रम देखें उसकी हम बात कर लेते हैं। अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से क्रम। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ी नदी होगी वो होगी बनास, फिर होगी लूनी, फिर होगी चंबल, और फिर जो होगी वो होगी माही नदी। ओके दोस्तों, हमने जी पहला जो बात किया वो हमने किया जल की उपयोगिता के आधार पर कि किस नदी का जल सर्वाधिक उपयोग में आता है, तो वो आता है चंबल, फिर बनास, माही, साबरमती और लूनी। फिर हमने बात कहा कि जो मतलब ज़्यादा जो अपवाह क्षेत्र है जल ग्रहण है, यानी कि कौन है जो ज़्यादा बहती हुई जाती है, तो अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले वो आ जाती है बनास, फिर आती है लूनी, फिर चंबल, फिर माही। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमने है वो राजस्थान की जो नदियां हैं वो हमने आज कंप्लीट कर ली। और दोस्तों इसी के साथ जो है हम जो राजस्थान का जो ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंट बेसिक और चीज़ें देख रहे थे वो भी इसी के साथ कंप्लीट हो गई। दोस्तों हमने राजस्थान की ज्योग्राफी में अगर हम बात करें कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ा। फिर हमने राजस्थान के जो पड़ोसी देश है, राज्य हैं, वो पढ़ लिए, स्थिति विस्तार हमने पढ़ लिया, पड़ोसी राज्य और देश हमने पढ़ लिए। फिर जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा राजस्थान की जो जलवायु है वो हमने पढ़ ली, हमने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो हमने पढ़ लिए, राजस्थान की हमने मिट्टियाँ पढ़ ली। और दोस्तों हमने जो राजस्थान का सबसे मतलब ज्योग्राफी में जो कठिन टॉपिक माना जाता है कि नदियाँ, और सबसे बड़ा, वो भी हमने देख लिया। तो दोस्तों राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उनमें हम जो थ्योरी के अंदर है वो इतने ही टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों जो आपकी ज्योग्राफी की जो थ्योरी की क्लासेस हैं तो वो यहीं पे जो है ज्योग्राफी की वो कंप्लीट हो जाती है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक हमने ज्योग्राफी में जो भी पढ़ा वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।